नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार कहानी। जिस कहानी को सुनेंगे कि तो आप भी सोचेंगे आखिर किसी के साथ ऐसा व्यवहार किस तरह से किया जा सकता है। एक बैंक जो अपने कस्टमरों का इंतजार करता है, उनके लिए नई नई लुभावनी स्कीम लेके आता है अपने कस्टमर बनाने के लिए। ऐसा ही कुछ वाक्य है एक बैंक मैनेजर द्वारा अपमानित किए गए एक डीएम के पिता का। एक किसान परिवार में एक बच्चा होता है जो पढ़ लिख करके डीएम के पद तक पहुंचता है और अपनी मेहनत के बल पे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाता है, डीएम बन जाता है, डीएम साहब बन जाता है। और उसके पिता में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता। वो एक किसान थे, किसान की तरह ही रहा करते थे। उनकी वेशभूषा और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। ना उनको इस बात का घमंड था और ना ही किसी बात का गुरूर था कि उसका बेटा डीएम बन गया है। वो अक्सर अपना काम खुद ही किया करते थे। इसी काम के सिलसिले में एक दिन वो बैंक में पहुंचते हैं और बैंक में जाकर देखते हैं कि चारों तरफ ग्राहकों की काफ़ी भीड़ थी। और वहाँ चारों तरफ नज़र घुमा के देखते हैं तो एक सहायिका होती जिसकी टेबल पे लिखा हुआ होता है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तभी वो एक पुराना सा लिफाफा लेकर उसके पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं, बेटी मुझे बैंक में कुछ काम है। तो वो कहती है, बाबा आपका खाता इसी बैंक में है या किसी और बैंक में आ गए हो। वो कहता है कि ये मेरी कापी है, आप देख लीजिए, शायद मेरा खाता इसी में होगा। तो अपनी काम की व्यवस्था की वजह से वो बाबा को कहती, बाबा थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब मैं आपको देख पाऊंगी, पहले मैं ये काम निपटा दूँ। उसके बाद जो डीएम के पिता होते हैं, जिनका नाम धनराज होता है, वो थोड़ी देर जाकर के टेबल पर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं उनके काम निपटने का। काफ़ी देर बीत जाने के बाद में फिर वो अचानक खड़े होते हैं और जाके फिर उस सहायिका से कहते हैं कि आपका काम निपट गया हो तो आप मुझे बताएंगे कि मेरा इस बैंक में खाता है या नहीं है। तो कहती है, बाबा अभी मुझे टाइम लगेगा। तो वो कहता है कि मुझे बैंक मैनेजर से बात करवा दीजिए, मुझे उनसे काम है और आप जब तक फ्री हो जाइए मैं अपना दूसरा काम निपटा लेता हूँ। इसी के चलते ना चाहते हुए सहायिका फ़ोन उठाती है और बैंक मैनेजर को कॉल करती है। और कॉल करने के बाद मैनेजर अपने केबिन में से उस लड़की की तरफ देखता है और वो कहता है कि सर, एक बुजुर्ग है जो आपसे मिलना चाहते हैं, वो अपना कोई पर्सनल काम आपसे करवाना चाहते हैं। तभी वो वहाँ से नज़र मार के उस बुजुर्ग इंसान को देखता है और देख करके वो कहता है कि थोड़ी देर उनको बैठने के लिए कहो और थोड़ी देर बाद में थक हार के चले जाएंगे, अभी मुझे इस तरह के लोगों से मिलने का समय नहीं है। इस बात पे वो धनराज जी को कह देती कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी वो किसी काम में व्यस्त हैं और जब फ्री हो जाएंगे तो आपको बुलाएंगे। धनराज जी फिर जाके एक टेबल पर बैठ जाते हैं। काफ़ी समय बीतता रहता है लेकिन धनराज जी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ना ही वो सहायिका जिससे वो बैंक अकाउंट के बारे में पूछा था, और ना ही उस बैंक का मैनेजर जो उसको इंतजार करवाता रहता है। काफ़ी देर बीत जाने के बाद बैंक का माहौल कुछ इस तरह का था, क्योंकि वो बड़ा बैंक था, प्राइवेट बैंक रहा होगा। वहाँ सभी वीआईपी लोग या सभी पैसे वाले लोगों के खाते खुले हुए थे। सभी लोग सूट बूट में आते थे और अपना काम करवा के निकल जाते थे। लेकिन बाबा वहाँ इंतजार कर रहा था और लोगों का चर्चा का विषय भी बना हुआ था कि एक साधारण सा दिखने वाले बैंक आदमी का इस बैंक में अकाउंट हो सकता है क्या। सभी लोग कानाफूसी करते हैं कि इसको क्यों बैठा रखा है और इसका शायद कोई अकाउंट नहीं है, इसको यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी देर इंतजार करने के बाद एक फोर्थ क्लास का जो आदमी होता है, जो चपरासी का काम करता है, तभी वो वहाँ आता है और लोगों की कानाफूसी सुनकर उस बुजुर्ग को देखता है। एक साधारण से कपड़े पहनकर एक चेयर पे बुजुर्ग बैठा है। तभी वो उसके पास जाता है, जिसका नाम धनराज होता है। धनराज के पास जाता है। धनराज की उम्र करीब 60 साल रही होगी उस टाइम। और पवन नाम का जो लड़का हो, जो फोर्थ क्लास का होता है कर्मचारी, वो जाता है उसके पास और पूछता है, बाबा आप इस बैंक में क्यों चले आए हो, शायद आपका खाता इस बैंक में नहीं है। तो कहता है, नहीं बेटा जी, मेरा खाता इसी बैंक में है और मुझे मैनेजर से काम है और मैं मैनेजर से मिलके ही जाऊँगा। तो पवन कहता है कि बाबा आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं जाके बैंक मैनेजर को बोलता हूँ और शायद वो आपका काम कर दे। इतना कहकर पवन उठ करके बैंक मैनेजर की केबिन की तरफ जाता है। बैंक मैनेजर से कहता है कि सर, एक आदमी है जो काफ़ी देर से आपका इंतजार कर रहा है, वो किसी काम से आपके पास आया है, वो मिलना चाहता है। तो वो कहता है कि मैंने ही उसको वहाँ बैठा रखा है, थोड़ी देर इंतजार करेगा और चला जाएगा, मेरे पास फालतू आदमियों के लिए समय नहीं है जो मैं हर किसी से मिलूँ, और तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम्हारा उससे कुछ मतलब नहीं है, तुम अपना कोई काम करो। और फिर पवन मैनेजर की इस तरह की डांट सुन करके अपने दूसरे काम में बिजी हो जाता है। काफ़ी देर बीतने के बाद धनराज का सब्र टूटने लगता है और वो चेयर से खड़ा होकर बैंक मैनेजर की केबिन की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो बढ़ता है, बैंक मैनेजर उसको अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो अपनी
चेयर से खड़ा होकर दूसरे गेट से निकलकर उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। हाँ बाबा बताइए आपको क्या काम है और आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये मेरे बैंक के खाते की डिटेल है इस लिफाफे में, इसमें देख कर ये बताइए कि मेरा बैंक अकाउंट काम क्यों नहीं कर रहा है। अब मैं कोई लेन देन काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा है, तो इसकी समस्या क्या है उसको सोल्व कीजिए। तो बैंक मैनेजर उससे वो ले लेता है लिफाफा, और लिफाफा लेते हुए धनराज से कहता है कि बाबा कि काफ़ी दिनों से बैंक में लेन देन नहीं हुआ, पैसे जमा ना करवाने की वजह से आपका खाता बंद कर दिया गया होगा, इस वजह से आपको लेन देन में दिक्कत आ रही होगी। लेकिन धनराज कहता है बेटा एक बार तुम मेरे अकाउंट को देख तो लो, तभी कुछ बात कहना आगे के लिए कि शायद उसमें बैंक में पैसे हैं या नहीं है। लेकिन वो मैनेजर कहता है बाबा मैं शक्ल देख के पहचान लेता हूँ, मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और मैं जानता हूँ कि आपके बैंक में कुछ पैसे नहीं होने की वजह से आपका खाता सीज कर दिया होगा बैंक ने, और ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपके इस हालात को देख कर समझ सकता हूँ कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन धनराज बार बार कहता है कि आप मेरी अकाउंट की डिटेल एक बार चेक कर लीजिए, बैंक खाता खोल के देख लीजिए उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैनेजर उसको टालने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानता। तो वो कहता है बाबा मैं लिफाफा रख लेता हूँ आपका, और जब मुझे समय मिलेगा तो मैं इसको देख लूँगा और आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके आने से हमारे ग्राहकों को परेशानी हो रही है। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आखिर में बैंक में क्या कर रहा है, क्योंकि आप जैसे व्यक्तियों के यहाँ अकाउंट भी नहीं होते। तो धनराज कहता है कोई बात नहीं बेटा, आपको समय मिले जब आप देख लेना। और वो लेकिन बैंक मैनेजर उसकी कुछ नहीं सुनता और वो धीमे पग बढ़ाते हुए बैंक के मेन गेट की तरफ आता है। मेन गेट पे पहुंच के वो कहता है बेटा अगर तुम देख लेते तो तुम्हारे लिए ठीक होता, लेकिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये कह के वो टहलता टहलता बाहर आ जाता है। जब उसकी ये बात सुनता है तो मैनेजर कुछ शक पका महसूस करता है और वो सोचता है कि शायद ये कुछ कह रहा हो, लेकिन फिर भी उसको नजरअंदाज कर देता है कि बुजुर्ग है, बुढ़ापे में बुद्धि सटिया गई है, इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है। और फिर अपने किसी कस्टमर के साथ बिजी हो जाता है। लेकिन जो पवन नाम का लड़का था जो उस बैंक में 4th क्लास में काम करता था, उससे रहा नहीं जाता और मैनेजर की टेबल से वो लिफाफा उठाता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स निकाल करके वो अपने कंप्यूटर पे जाकर चेक करता है और चेक करने के बाद वो देखता है तो उसकी पैरों से जमीन निकल जाती है। क्योंकि जिस आदमी को वो लोकल और साधारण समझ रहे थे, गरीब समझ रहे थे, जिसके लेन देन की वजह से खाते में पैसे ना होने की वजह से ये ताने दे रहे थे बैंक मैनेजर, जब उसके बैंक अकाउंट की डिटेल देखता है तो वो भौचक्का रह जाता है। क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की चीजें थी जिसको सुनकर और देखकर हर किसी को सोचने में मजबूर कर देंगे। क्योंकि उस बैंक का एक तरह से वो मालिक ही था, क्योंकि बैंक के 60% शेयर उसी के नाम होते हैं। और कई बार देखने के बाद उसको ये रिपोर्ट सही मिलती है और फिर वो उसकी एक रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बनाकर वो मैनेजर की तरफ जाता है। जैसे ही वो लॉक करके अंदर घुसता है तो मैनेजर उसको कहता है कि क्या बात है, आप अचानक फिर दोबारा से यहाँ आ गए किसी की सिफारिश लेके। तब वो कहता है कि सर जिस आदमी को आपने इस तरह की बात की वो आखिरकार इस बैंक का मालिक है। जब इतनी बात सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि मैंने किसी आदमी का इतनी अपमान किया और मैंने उसको बिगड़ कुछ रेस्पेक्ट देते हुए बैंक से निकाल दिया, अब तो शायद मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धीरे धीरे शाम हो जाती, बैंक को बंद करके सभी कर्मचारी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। दूसरा दिन शुरू होता है और सभी आकर के बैंक खोलते हैं और मैनेजर अपने केबिन में चला जाता है। और पवन जो होता है जिसने उस आदमी की जो रेस्पेक्ट की थी उससे सहानुभूति जताई थी, वो भी वहां आ जाता है। और उसी टाइम जिस टाइम वो बुजुर्ग आए हुए थे बैंक में, जो एक कलेक्टर के पिता थे और दूसरी तरफ उस बैंक के डीएम के भी पिता थे, क्योंकि वो कलेक्टर ही डीएम था उस बैंक का। और बहुत ही एक तो कलेक्टर और ऊपर से उस बैंक का डीएम, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था और पिताओं के पैसों का दुरुपयोग ना करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी करते हुए उस बैंक का डीएम बना, डायरेक्ट मैनेजर था और दूसरा ही उस जिले का कलेक्टर भी बना हुआ था। लेकिन उस बात को वो बिल्कुल भी नहीं घमंड करता था कि मैं डीएम भी हूँ कलेक्टर भी हूँ। लेकिन दूसरे दिन जब वो अपने पिता के साथ बैंक में आता है
तो पूरा काफिला होता है कलेक्टर का, और आखिरकार वो जिले का कलेक्टर था और उसी बैंक का मैनेजर था, और अपने साथ अपने पिता को लेकर के वो गाड़ी से उतरता है। और जैसे ही गाड़ी से उतर के बैंक के अंदर प्रवेश करता है तो सभी कर्मचारी चौंक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि एक तो शहर के कलेक्टर, ऊपर से डीएम बैंक के, कैसे आए हैं इस बुजुर्ग के साथ। तभी वो मैनेजर को बुलाया जाता है, मैनेजर से वहां आकर खड़ा हो जाता है आंखें झुका के। तो जो डीएम होता है वो कहता है कि कल जो बुजुर्ग आए थे ये मेरे पिता हैं, आपने इनके साथ कोई रेस्पेक्टेड बातें नहीं की और उनकी बेइज्जती की और उनको घंटों बैठाकर आपने बैंक में रखा। इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है, इसलिए आपको मैं इस बैंक से निकाल सकता हूं और निकाल रहा हूं। तभी धनराज कहता है, नहीं नहीं, इसकी सजा ये नहीं है, इसकी सजा कुछ और तय की है मैंने। वो कहता है कि पवन कुमार को बुलाओ, जो इस 4th क्लास का चपरासी का काम किया करता था। और वो पवन कुमार को बुलाते हैं और एक लेटर उसके हाथ में थमाता है धनराज, और कहता है कि बेटा, तुम्हें मैं प्रमोशन देकर इस बैंक का मैनेजर बना रहा हूं, और आगे भी ये ख्याल रखा जाए कि कोई भी किसी तरह का भी आदमी हमारे बैंक में आए उसका विशेष ध्यान रखा जाए। मैनेजर को बताता है कि इस बैंक का मैं मालिक हूं, यही मेरा बेटा है जो इस जिले का कलेक्टर भी है और बैंक का डीएम है। मैंने अपने अच्छे संस्कारों से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि कलेक्टर बनाया, इतने पैसों का मालिक होते हुए भी, और इस बैंक के 60% शेयर का होल्डर मैं हूं, और इसीलिए मेरा बेटा इस बैंक का डीएम है। और आज तक मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई और परवरिश में कोई इस तरह के संस्कार नहीं डाले कि इससे से उसको घमंड का एहसास हो जाए। आज तक मेरे बेटे को घमंड नहीं आओ, और तुम मेरे बैंक के मैनेजर हो और तुम्हें इस बात का घमंड हो गया कि मैनेजर हूं, और आदमी को अपने तजुर्बे की आंखों से परखने लगे, जाकि असलियत से काफी दूर हो। इसलिए आपका डिमोशन किया जाता है, इसी बैंक में कर्मचारी बनकर आप काम करेंगे, लेकिन आगे से विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी किसी तरह का भी व्यक्ति आए, गरीब के भी साथ आपको खड़ा रहना है, उसको भी रेस्पेक्ट दे के बात करनी है। और पवन कुमार को उस बैंक का मैनेजर बना दिया जाता है। पवन कहता है, सर ये गलती होगी साहब से, आगे से ऐसा नहीं होगा और आप इन्हीं को मैनेजर रहने दीजिए। लेकिन वो कहता है कि मैंने अपने बुजुर्ग होने के नाते और अपने एक्सपीरियंस के नाते जो फैसला किया है वो सही किया है, इस बैंक के मैनेजर आप ही होने चाहिए, आप में वो काबिलियत है। इस तरह से आपने मुझसे सहानुभूति जताते हुए बैंक मैनेजर से मेरे बारे में बात की, लेकिन बैंक मैनेजर ने आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया, तो इस बैंक का मैनेजर आपको ही होना चाहिए, और इनको इस बैंक का कर्मचारी होना चाहिए, और इनको पता होना चाहिए कि एक लोकल और साधारण दिखने वाले व्यक्ति की पहुंच कहां तक हो सकती है और किस तरह तक आपकी कुर्सियां भी हिला सकता है। इसलिए सभी की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। यही है ये कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आदमी को किसी के व्यवहार और कपड़ों से पहचानने की गलती नहीं करनी चाहिए, बाकी आपको सहानुभूति से सभी की समस्या को सोल्व करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये थी एक दिल छू लेने वाली कहानी, जो पवन कुमार ने उससे हमदर्दी जताई, जो बैंक का मैनेजर बन गया, और जो मैनेजर था वो एक कर्मचारी बन के रह गया। किसी को छोटा आंकना, किसी के कपड़ों से जज करना और किसी की मासूमियत का गलत फायदा उठाना और किसी को इस तरह से बेइज्जती करके वहां से निकाल देना, ये शोभा नहीं देता है। पोस्ट पे ऊंचे बैठे हुए सभी अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति गरीब है, लेकिन सभी इंसान हैं और सभी के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए। यही है इस कहानी का सार। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।